रखेंगे, ध्यान रखेंगे बोर्ड पर। देखिए आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र क्या होता है समझते हैं। अपवाह तंत्र जैसे कि देखेंगे, जानते हैं कि बिहार से मध्य से क्या गई है, गंगा नदी गई है। आई गंगा नदी फिर आकर के कई नदियां मिलती है उत्तर से भी और दक्षिण से भी कई नदियां मिलती है। अब इन नदियों में भी आकर के और नदियां मिलती है, इनकी भी सहायक नदियां हैं सहायक नदियां नहीं, जैसे कि सोन नदी है, सोन की सहायक है उत्तरी कोयल नहीं, उसी प्रकार से कई नदियों की सहायक है। साथ ही हमने और क्या किया है, इन नदियों से जैसे कि देखो ये नदी है, नदी से हम क्या निकाल दिए हैं, नहर निकाल दिए हैं, नहरों का निर्माण कर दिया, नहर बनाए। साथ ही इन क्षेत्रों में कहीं कहीं जलमग्न भूमियां भी नजर आएगी, तालाब पोखर झरना जो कहते हैं। तो देखने ये क्या एक ही भूभाग में सभी लोग बसे हुए हैं, तो एक भूभाग पर बसे हुए जो जल क्षेत्र होता है ना, उसी को पूरा का पूरा हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। अर्थात अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा, एक तो हमें नदी का अध्ययन करना है, दूसरा बात है ना यहाँ हम नहरों का अध्ययन करेंगे, इसी में हम तालाबों का अध्ययन करेंगे, तालाबों के साथ साथ हम झरनों का अध्ययन करेंगे, झरनों का और देख ही रहे हैं तो हम बिहार में कुओं की स्थिति भी जान लेंगे। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत कितने चीजों का अध्ययन करना है। तो आज सबसे पहले हम नदी देखते हैं। तो नदी ही अपवाह तंत्र का मेन आधार होता है। बिहार में खास करके गंगा जो नदी है अपवाह तंत्र का वही मेन बेस है, जो बिहार के मध्य से होकर के गुजरती है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं, उत्तर में आप देखेंगे शिवालिक श्रेणी, उससे बहने वाली नदियां, और दक्षिण में हमने देखा था संकीर्ण पठार है ना, दक्षिण का जो हम पठार देखे थे, जो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है और एक विंध्य का हिस्सा है, उन सब क्षेत्रों से जो नदियां निकलती है, ये सभी नदियां जाकर के कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। अर्थात गंगा बिहार में अपवाह तंत्र का मुख्य आधार बना हुआ है, इसी के आधार पर हम लोग को अध्ययन करना है। तो लिखिए, पहले कुछ बातें लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखो देखिए, बिहार के अपवाह तंत्र में, बिहार के अपवाह तंत्र में बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां हैं। छोटी बड़ी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार, जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है। ये नदियां बिहार के धरातलीय स्वरूप को भी, विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके अतिरिक्त ये नदियां जल उपलब्ध कराती है, जल मार्ग प्रस्तुत करती है,
जल विद्युत का स्रोत, जल विद्युत का स्रोत होती है। मत्स्य प्राप्ति और सिंचाई, मत्स्य प्राप्ति और सिंचाई में सहायक होती है, में सहायक होती है। सहायक होती है। पैराग्राफ छोड़ कर लिखेंगे, पैराग्राफ छोड़ो और लिखो। बिहार में अपवाह तंत्र, बिहार में अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। बिहार में अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। गंगा नदी, गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से, बिहार के मध्य भाग से, मध्य भाग से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। और उत्तर तथा दक्षिण, और उत्तर तथा दक्षिण से निकलने वाली नदियां, से निकलने वाली नदियां गंगा में ही, गंगा में ही प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपवाह तंत्र में हम क्या देखेंगे? नदी, क्योंकि नदी ही मेन आधार है, उसी से सभी अन्य जलीय स्रोतों का निर्माण हुआ है, तो उसको देखते हैं नदी। तो बिहार की नदियां, बिहार की नदियां, हम बिहार के नदियों को दो भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भागों में कैसे बांटेंगे? तो गंगा नदी के धार को बांटेंगे। तो गंगा नदी के उत्तर में बहने वाली नदियों को क्या कहते हैं? उत्तरी बिहार की नदी, उत्तरी बिहार की नदियां। पहला भाग आप ये बनाइए। और दूसरा क्या कहेंगे? दक्षिणी बिहार की नदियां, दक्षिणी बिहार की नदियां। नदियां देखिए दो भागों में बांटेंगे इसको, उत्तरी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां। उत्तरी बिहार की नदियों में यदि हम देखें तो प्रमुख प्रमुख जो नदियां उसका हम नाम लिख देते हैं उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में आप देखेंगे घाघरा, घाघरा नदी। दूसरा आप ले लीजिए गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कमला, बलान, कोसी और महानंदा, महानंदा। एक उत्तरी बिहार की नदियों में लीजिए। दक्षिणी बिहार की नदी में हम लेंगे क्या? तो देखिए आपका आएगी, पहले उत्तर पश्चिम से चले तो सोन, सोन, सोन के बाद आप ले लीजिए फल्गु, फल्गु, पुनपुन, पुनपुन, किउल, हरोहर, हरोहर, चंदन, चंदन, पठान, अजय, ये सारी नदियां हैं और भी बहुत सारी नदियां हैं या। तो सबसे पहले देखो हम नदियों का अध्ययन करें। तो देखो पहले बिहार में नदियों से अध्ययन क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? पहला बात आपको याद रखना है उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मतलब कि कहां से ये नदी निकली। दूसरा बात याद रखना है कि बिहार, उसकी लंबाई याद रखिए, कुल लंबाई,
कि कुल लंबाई कितनी है, ये आपको याद करना होगा। तीसरा बात ये आपको याद करना है कि जो कुल लंबाई है वो बिहार में लंबाई कितनी है उसकी, बिहार में वो नदी का लंबाई कितनी है। क्योंकि नदी जो है आप देखेंगे कि लगभग सभी नदियां बिहार के बाहर से बह करके कहां आती है, बिहार में आती है, इसलिए उसकी कुल लंबाई याद रखना है। उसके बाद याद रखना कि बिहार में उसकी लंबाई कितना है। चौथी बात आपको याद रखना है कि बिहार में उसका प्रवेश कहां से होता है, बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश, कि बिहार में किस जिले से इसका प्रवेश होगा या किस स्थान से बिहार में इंटर करती है नदी। फिर आपको याद रखना है उसका मुहाना, कि मुहाना की वो कहां आकर के मिलती है। तो सभी नदियां कहां मिलती है, गंगा में आकर मिले। हम देखेंगे सभी नदियां गंगा में, बिहार प्रदेश के अंतर्गत गंगा में आकर मिलती है। उत्तरी बिहार से एक नदी महानंदा, जो गंगा में बिहार में न मिलकर के पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा मिलती है। दक्षिणी बिहार से वैसे हम देखेंगे अजय नदी, है ना, जो बिहार में बहती तो है लेकिन गंगा में जाकर मिलती है, तो कहां, बंगाल में जाकर मिलती है। तो उसको हमको अध्ययन करना है। ये पूछा जाता है कि मुहाना, के मुहाना मतलब कि गंगा में कहां मिलेगी। उसके बाद फिर अगर उस सीमा अगर साझा करती है नदी, बिहार के पश्चिम में देखेंगे तो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, बंगाल के साथ सीमा बनाती है। तो किसी राज्य के साथ वो सीमा साझा करती है तो सीमा का विस्तार देखना है, तो कितना दूरी तक वो सीमा साझा करती है, ये देखना है। बात समझ में आए। तो नदियों से क्या क्या बातें याद रखना है। पहला, उद्गम स्थल। दूसरा, कुल लंबाई, कितनी लंबाई है। बिहार में उसका एंट्री कहां से होगा, किस जिले से होगा। अब बिहार में उसकी लंबाई ध्यान में रखें, लेकिन बिहार में उसका प्रवेश एंट्री कहां से होगी। फिर उसका मुहाना, की गंगा में जाकर वो कहां मिलती है। और अगर सीमा साझा करती है तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि कितनी दूरी तक सीमा साझा करती है। ठीक है, तो इतने 5-6 बिंदुओं पर आपको, है ना, नदियों का अध्ययन करना है, ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, उससे ज्यादा नहीं। हम बजाते एक मैप पर जब पूरा नदी पढ़ा देंगे तो बिहार के एक मैप बनाएंगे, उस पर बजाते सब सरिया देंगे, सजा देंगे, कौन नदी कहां से निकलेगी, कैसे जाएगी। वैसे फिलहाल अभी हम लोग लिखित काम करेंगे, इन मैप को बिना मैप के छोड़कर। तो ये सबसे पहले देखते हैं गंगा को ही देखना होगा। क्यों कि गंगा ही मुख्य नदी है बिहार में। बिहार की मुख्य नदी कौन, गंगा। बिहार के जो बीचों बीच बहती है, या गंगा। देखिए गंगा का उद्गम स्थल, यदि हम उद्गम की बात करें कि गंगा कहां से निकलती है, कहां निकलती है, गोमुख हिमनद उत्तराखंड, यहां से यह निकलेगी नदी। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ इसका 2525 किलोमीटर की लंबाई में यह है। लेकिन बिहार में प्रवाह, अगर हम बात करें कि बिहार में लंबाई कितनी है, तो बिहार में इसकी लंबाई महज 445 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। कहां, उत्तर प्रदेश में बहती है। बिहार में इसकी लंबाई, बिहार में प्रवेश कहां से करेगी, प्रवेश बिहार में प्रवेश। तो बिहार में हम प्रवेश देखेंगे, इसका प्रवेश बिहार में आपका हो जाएगा चौसा। जगह का नाम है चौसा के युद्ध याद है, इतिहास में पढ़े थे, वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा ये है बक्सर में, तो बक्सर में यह इंटर करेगी, यहाँ बक्सर में। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो सहायक नदी को हम दो तरीके से देखेंगे। क्या, उत्तर से यहाँ आपको ध्यान देने वाली बातें है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए निम्नलिखित में कौन सी नदियां उत्तर से बिहार में प्रवाहित होती है, उत्तर से गंगा में मिलती है, या उत्तरोत्तर गंगा की सहायक नदी है, तो उत्तर से। और उत्तर से देखेंगे तो गंगा में आकर मिलने वाला नदी पहला आपको आ जाएगा, हम चले तो घाघरा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आ जाइए कोसी, महानंदा आदि। या अगर हम दक्षिण से देख लें, दक्षिण से देखेंगे
तो दक्षिण से आशा आ जाएगा इसमें सोन, कड़ में नासा, फल्गु, किऊल, और जे इत्यादि और भी नदियां हैं। तो इतना कम से कम आप याद रखेंगे। आइए ये बताइए, गंगा नदी किनारे बसे जिले, गंगा नदी के किनारे स्थित जिले, कितने जिले स्थित है गंगा नदी किनारे बताइए आप लोग? 12। गुड, 12 जिले स्थित हैं। 12 जिलों में आप देखिए तो पहला आप ले लेंगे, है ना, सारण ले लीजिए, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, पटना के बाद आप आगे बढ़ते चलिए तो लखीसराय, कौन? लखीसराय, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। थोड़ा सा हिस्सा लगता है इसका सबसे कम। उसके बाद आप आ जाइए वैशाली, हाँ बेगूसराय भी है, ठीक है, बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर, और बचे 2 जिले, कौन? हाँ, खगड़िया और मुंगेर। गुड, खगड़िया और मुंगेर, ये 12 जिले आपको ध्यान में रखना है, जो क्या करती है, गंगा के किनारे स्थित नदियां हैं। तो गंगा समझ में आया जी? उद्गम स्थल समझ गया। उद्गम स्थल कहाँ होगा इसका? गोमुख, हिमानी, उत्तराखंड। टोटल लंबाई 25 किलोमीटर, ऐसे याद रखो। देखिए बिहार में बहेगी 445 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ज्यादा दूरी नहीं तय करेगी। बिहार में गंगा नदी के तट पर 12 जिले स्थित है। 12 जिलों का हमने नाम लिखा। अब देखिए उन 12 जिलों में आपसे पूछ देगा कि बताइए सबसे लंबा सीमा कौन साझा करता था? कौन? पटना। और सबसे कम में लखीसराय। कौन हो जाएगा? लखीसराय, याद रखना। और गंगा नदी कहाँ से कहाँ प्रवेश करेगी? अब देखे होंगे सबसे लास्ट में पड़ता है गंगा नदी के लास्ट में कटिहार से निकलेगी, इंटर कर जाती है कहाँ? झारखंड। एक थोड़ी दूरी तक बहती है झारखंड में, और झारखंड के यहाँ साहेबगंज जिले का नाम है साहेबगंज जिले में बहेगी, और उसके बाद फिर कहाँ चल जाएगी? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में इसी गंगा को हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा। उसका नाम वहाँ हो जाएगा पद्मा। और इसी में आकर, पद्मा में आकर ब्रह्मपुत्र की जब धारा मिल जाती है तो फिर हम इसको कह देते हैं मेघना। ये सब हम पढ़े हैं भारत की ज्योग्राफी में, या इतना पढ़े, तो इतना बात ध्यान में रहेगा ना? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद उसमें अब आइए, उसके बाद हम आते हैं अगला नदी देखते हैं, घाघरा नदी। तो घाघरा, तो इसका सबसे पहले हम जानेंगे उद्गम। क्या जानेंगे? उद्गम स्थल। उद्गम कहाँ से होगा? तो मापचा चुंग ग्लेशियर या चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो हिमनद कहाँ पड़ेगा? यह हिमनद यह पड़ेगा नेपाल, तिब्बत के पास, ठीक है, नेपाल में यह उद्गम स्थल। इसका देखो कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई तो ज्यादा नहीं है, या 1080 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। लेकिन बिहार में लंबाई, तो बिहार में इसकी जो लंबाई है वह है महज 83 किलोमीटर, मात्र 83 किलोमीटर, याद ध्यान रखना इसकी लंबाई है। अगर बिहार में इसका हम प्रवेश देखें, बिहार में प्रवेश,
तो बिहार में ये प्रवेश करेगी, इंटर करेगी। कहां से? तो यह इंटर करती है सिवान जिले से। कहां से? सिवान जिला में है, इंटर करेगी सिवान जिला में, यह इंटर कर जाती है। उसके बाद इसका हम अन्य नामकरण भी रखे हुए। नामकरण देखो, इसी नदी का नामकरण है। क्या नामकरण है? नेपाल में इसी नदी को हम कहते हैं कर्णाली नदी। नेपाल में क्या कहलाएगी? कर्णाली। जबकि यह नेपाल के बाद उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इसको हम कह देते हैं सरयू कहते हैं, है ना ही। और भारत के एक धार्मिक शहर है अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या होता है ना, तो किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे है। वही जबकि ये बिहार में आ जाएगी, यह नदी कहाँ आ जाएगी? बिहार में। तो बिहार में इसको हम क्या कह देंगे? घाघरा कह देंगे। सब इसी नदी का नाम है। इतना ध्यान में रखना है। अब आइए घाघरा के बाद अगला नदी देखते हैं, गंडक नदी। ये तो इसका उद्गम देखेंगे, उद्गम कि कहां से यह निकलती है। उद्गम कहां से निकलती है? अन्नपूर्णा श्रेणी। कहां मिलेगा अन्नपूर्णा श्रेणी? तो वही नेपाल में है। आप जानते हैं शिवालिक हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा ऐसे महाभारत श्रेणी उसका नाम है, और उसी के अंतर्गत कौन आता है? अन्नपूर्णा श्रेणी आता है। अन्नपूर्णा श्रेणी से यह निकलती है। कुल लंबाई यह 630 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यही बिहार में बहेगी। बिहार में लंबाई इसकी कितनी है? तो बिहार में लंबाई इसका हो जाएगा 260 किलोमीटर। ठीक है। और ये देखो, इसी से मिलता जुलता कोसी नदी का भी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में वो भी 260 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है दूरी पर। यह देखो, ये एक ऐसी नदी है जिसका मैप पर आपको हम बनाकर अगले क्लास में दिखाएंगे। तो यह बिहार है, उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। तो कितना प्रश्न पूछा जाता है कि गंडक नदी बिहार और यूपी के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी में सीमा साझा करती है? तो याद रखना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो कितना बनाएगी सीमा? 120 किलोमीटर। इसका भी अन्य नाम है, इसको भी नदी को कई नाम से जाना जाता है। अन्य नाम, इसी नदी को हम कहते हैं क्या? इसी नदी को कहा जाता है काली गंडक। एक इसका अन्य नाम में आता है काली गंडक। इसे कहते हैं सालीग्रामी नदी या सालीग्राम नदी, है ना। सालीग्राम एक पत्थर होता है जो इसी में पाया जाता है, इसलिए इसको सालीग्राम कहते हैं। इसी नदी को हम कहते हैं नारायणी नदी। और यही नदी फिर एक अन्य नाम से भी जाना जाएगी, सदा नीरा नदी। सदा जल इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सदा नीरा नदी कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार में प्रवेश कहां से करेगी? ये तो लिखे ही नहीं। तो इसकी बिहार में प्रवेश तब जानते हैं बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है या राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम उसका? वाल्मीकि नगर ना। ये बिहार में ही वाल्मीकि नगर कहाँ पर रहता है ना? पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में ये वाल्मीकि नगर में क्या करती है? इंटर कर जाती है। इस नदी से इतना बातें ध्यान में रखनी है। देखेंगे बूढ़ी गंडक। देखो, गंडक और बूढ़ी गंडक एक ही दूसरे के समानांतर एक तरह से चलती है, लेकिन ये ज्यादा प्राचीन है गंडक से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बूढ़ी गंडक रखा गया। इसका उद्गम स्थल पड़ता है चौतरवा चौड़। नाम क्या है? चौतरवा चौड़।
नाम हम इसका भी बताए हैं चौतरवा चौर के बारे में। चौर समझते हैं ना, चौर मन पढ़े हम लोग। हाँ, ये चौतरवा चौर है जो सोमेश्वर श्रेणी में के पास है। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी समझ गए? पूर्वी चंपारण की पश्चिमी चंपारण होगा सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, या इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई इसकी हो जाएगी 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। तो बिहार में लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ ध्यान से देखो जी, चौतरवा चौरा बिहार से निकल रही है ना, इसलिए इसको तो बिहार में इसकी लंबाई क्या जानना है? टोटल कहाँ बहेगी? बिहार में ही बहेगी। और यह एकमात्र नदी है उत्तरी बिहार की जो बिहार से निकलकर गंगा में जाकर मिलती है। बाकी सभी बिहार के ऊपर नेपाल तिब्बत के क्षेत्रों से निकल करके आती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका मुहाना मतलब कि जहां जाकर ये गंगा में मिलती है, ये गंगा में जाकर मिलेगी मांझी। जगह का नाम है मांझी। ठीक है, ये मांझी पड़ता है मुंगेर जिला में। ये मांझी में जाकर गंगा में मिल जाती है। या उत्तरी बिहार की एकमात्र नदी है जो बिहार से निकलकर गंगा में मिलती है। ये बातें ध्यान में रखना है। प्लस में एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे प्रश्न यदि आपसे पूछेगा कि गंगा बिहार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो गंगा नदी बांटती है। तो यही प्रश्न पूछ दे कि उत्तरी बिहार के मैदान को दो भागों में कौन बांटती है? कौन बांटेगी? बूढ़ी गंडक बांटती है। दो भागों में बांट कर मुंगेर में जाकर मिलती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? उत्तरी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलो अब आगे देखते हैं अगला नदी। बूढ़ी गंडक के बाद हम देखेंगे तो आ जाएगा आपको बागमती पे चलते हैं। बागमती इसका उद्गम स्थल यह निकलेगी महाभारत श्रेणी किसका भाग है? शिवालिक का। और ये कहां पड़ता है? नेपाल। नेपाल से यह निकल कर आएगी बहती हुई महाभारत श्रेणी से। कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर। 597 किलोमीटर। यदि हम बात करें तो बिहार में लंबाई इसकी है 394 किलोमीटर। 394 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। तो नेपाल से आ रहे तो बिहार में कहीं ना कहीं इंटर करेगी नहीं? हाँ, करेगी। तो बिहार प्रवेश यदि हम प्रवेश की बात करें कि बिहार में कहां से इंटर करेगी, एक जगह है डेंग के ही निकट ही इंटर करेगा। डेंग पड़ता है कहां? तो सीतामढ़ी जिला। तो सीतामढ़ी जिले के डेंग में यह इंटर करेगी। और इंटर करते हुए ये गंगा में नहीं मिलती है। इसका मुहाना आपका हो जाएगा इसका मुहाना आपका हो गया नदी। कौन नदी? बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक में या बेगूसराय में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। गंगा से मिलने से पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलेगी। ये बूढ़ी गंडक एक तरह से हम देखेंगे तो सहायक है। अच्छा, बूढ़ी गंडक में एक बात और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यह बिहार की सबसे तीव्र, यह बिहार की
सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है। तीव्र प्रवाह, तीव्र प्रवाह समझ गए? सबसे तेज, यदि किसी की धारा, किसी नदी की धारा सबसे तेज है तो किस नदी की? बूढ़ी गंडक। बिहार में सबसे तेज बहने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। तो बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है। एक बात आपको यहाँ से याद रख लेना है। और इसी की सहायक कौन हो गई? बागमती। और पूछा जाएगा कि बूढ़ी गंडक की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन? तो आपको क्या याद रखना है? बागमती रखना है। यहाँ लिख दें, चलो भाई लिख देते हैं सहायक नदी। सहायक नदी में क्या याद रखोगी? याद रखना है बागमती। बागमती याद रखना। चलिए यहाँ ये बागमती। बागमती निकलेगी महाभारत श्रेणी नेपाल। कुल लंबाई इसका है 597 किलोमीटर, लेकिन बिहार में कितना बहेगी? 394 किलोमीटर। बिहार में इंटर करती है डेंग सीतामढ़ी जिले में। और इसका मुहाना बूढ़ी गंडक है, जहां बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में जाकर यह मिल जाती है। याद करने वाली बातें है ना, प्रश्न में पूछा जाएगा। नेपाल की सबसे पवित्र नदी तो कौन है? बागमती। हाँ, यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। पवित्र नदी है। नेपाल की राजधानी जानते हैं? काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। और वहां बताइए, नेपाल में भगवान शिव का एक मंदिर है। कौन? पशुपति नाथ मंदिर। इसी नदी के तट पर स्थित है। नदियों का मुहाना छूट गया ही ना। एक हमने पढ़ा घाघरा नदी का मुहाना। इसका मुहाना आप लोग नहीं जानते, हम लोग इसी के आसपास बसते हैं। नहीं, छपरा। कहाँ? छपरा। कौन सा जिला? सारण। और हमने दूसरा बताया कौन? गंडक नदी का मुहाना। इसका मुहाना आप याद रखेंगे, कहाँ याद रखेंगे? तो हाजीपुर के निकट। नहीं, तो हाजीपुर के निकट बताइए। हाजीपुर कौन सा जिला? वैशाली जिला पड़ेगा। वैशाली। इन दो को ध्यान में रख लो। हम पीछे पॉइंट छोड़ दिए थे, इसको ध्यान में रखिए। उत्तरी बिहार से एक हमें देखना है कमला नदी। या कमला। तो देखो, इसका उद्गम स्थल ये भी निकलेगी महाभारत श्रेणी से जाकर निकलती है। ठीक है, कहां से निकलेगी कमला? महाभारत श्रेणी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई यदि हम बात करें, यह 328 किलोमीटर। 328 किलोमीटर। लेकिन वही हम बिहार की बात करें कि बिहार में लंबाई, तो बिहार में 120 किलोमीटर प्रवाहित। तो नेपाल से आ रही है महाभारत श्रेणी। कहाँ है जी? नेपाल में है। तो नेपाल में है हुआ तो कहाँ आएगा? बिहार आएगी। तो बिहार आएगी तो इंटर करेगी कहीं ना कहीं से। तो बिहार में प्रवेश। तो बिहार में प्रवेश करेगी। जगह का नाम है जयनगर। हमें बताइए, नेपाल के साथ भारत सरकार ने ट्रेन चलाया है जयनगर टू काठमांडू। पढ़े हम लोग करंट अफेयर में, देखे जयनगर टू काठमांडू। तो जयनगर कहां पड़ेगा? मधुबनी। कौन सा जिला है? मधुबनी। ठीक है, मधुबनी। अब इसके यदि हम मुहाना की बात करें, देखिए, तो ये जो कमला नदी जो आती है महाभारत श्रेणी थी, तो इसकी जो मुख्य धारा है ना, बाई की तरफ और मुड़ जाती है, कोसी में जाकर मिल जाती है। और इसके एक जो धारा है, पतली सी धारा आकर कहाँ? बागमती में मिलती है। तो हम क्या याद रखेंगे? इसकी मुख्य धारा
में मिल जाती है तथा एक अन्य धारा बागमती में मिलती है। ये बातें ध्यान रखना है। साथ ही एक बात ये और याद रखना, मिथिला के क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र मतलब दरभंगा आप पहुंचेंगे तो मिथिला के क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र मानी जाती है, ये एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा नदी? कमला नदी को ये याद रखना है। तो याद क्या रखेंगे कि मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र मानी जाती है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ये अगला कोसी नदी। मुहाना, देखिए इसका मुहाना पता है ना कैसे है? इसकी मुख्य धारा कोसी में जाकर मिल जाती है और एक धारा फुटती हुई कहां जाती है? बागमती में जाती है। इसलिए लिखा है कि निश्चित मुहाना नहीं है, जाकर उसमें मिल जाएगी। आप ऐसे याद रखेंगे कोसी नदी। तो कोसी नदी से क्या याद रखना है? तो उद्गम, इसका उद्गम होगा, हम पढ़े हैं भारत के ज्योग्राफी में, गोसाई धाम ये पर्वत का नाम है। ये कहां पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। तो ही नेपाल से यह निकलेगी। इसकी यदि हम कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो यह इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। यह बिहार में लंबाई। आप बताइए गंडक नदी का बिहार में क्या लंबाई है? गंडक नदी बिहार में कितनी दूरी तय करती है? 630। बिहार में 260। तो कोसी नदी भी बिहार में 260 किलोमीटर ही चलती है। याद रखने का तरीका ध्यान में रहेगा ना। गंडक कोसी दोनों के बिहार में लंबाई क्या है? सेम है, 260 किलोमीटर। नेपाल में इसे सप्तकोशी कहा जाता है। सप्तकोशी कहा जाता है। क्यों? कि नेपाल में 7 धाराओं में होकर बहती, इसलिए इसको सप्तकोशी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। शोक नदी कहलाता है। ये याद में रखेंगे। अब इसका यदि हम बात करें कि बिहार में प्रवेश तो कहां से बिहार में इंटर करेगा ये नदी? तो बिहार में इंटर करता है भीमनगर, जगह का नाम है भीमनगर। कंफ्यूज नहीं होना। कमला जयनगर तो कोसी कहां? भीमनगर तक, है ना। जयनगर मधुबनी पड़ता है तो भीमनगर कहां पड़ेगा? तो मधुबनी के पूरब में चलिए कौन सा जिला? सुपौल। कौन आ जाएगा? सुपौल। तो सुपौल जिला से यह इंटर करती है। ठीक है, सुपौल जिला से। और क्या याद रखें? यहाँ इसका मुहाना याद रखिए। मुहाना तो मुहाना इसको याद रखना। कुर्सेला जगह का नाम है जो पड़ता है कटिहार में। कुर्सेला ना, कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर यह गंगा में मिल जाती है। किसमें मिलेगी? गंगा में मिलेगी। सभी का मुहाना अपना गंगा ही है, गंगा में जाकर मिलती है। ये भी गंगा में मिलेगी। और लास्ट देखेंगे महानंदा नदी। नहीं, देखो महानंदा नदी, इसका यदि हम उद्गम स्थल देखें, उद्गम इसका उद्गम है माहल्दी राम पहाड़ी। ये पड़ता है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है जी?
पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पड़ती है इसका उद्गम स्थल। यदि हम कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इसका है 320 किलोमीटर। 360 किलोमीटर यह। ऐसा लगा इसकी सटीक लंबाई लिखी नहीं जाती है, मतलब क्या है, कई धाराओं में भी बढ़ के बहती है, तो 360 याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान में और रखेंगे कुल लंबाई इसका 360 किलोमीटर है। नहीं, किशनगंज जिला, किशनगंज जिला से बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। ये इसको याद रखना है, साथ में याद रखना है यह पश्चिम बंगाल और बिहार का सीमा बनाती है। कुछ दूरी तक के पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल और बिहार के मध्य सीमा बनाती है, ये याद रखना है। और याद रखना है इसका मुहाना है गंगा नदी। तो गंगा नदी में कहा, ये पश्चिम बंगाल में यह गंगा नदी में जाकर के गिरती है, याद रखना। यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर बिहार की कौन सी नदी है जिसका मुहाना पश्चिम बंगाल में है, गंगा में मिलेगी। कहां मिलेगी जाकर? पश्चिम बंगाल में मिलेगी। और हाँ, महानंदा। कौन? महानंदा। और याद क्या रखना है, यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, तो ये महानंदा था। तो उत्तरी बिहार की नदियों में इतना ही है, आपको ध्यान में रखना है।